गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद इंजीनियर साहब में। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए आपकी जो शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही थी उसका छठा सब्जेक्ट जिसका नाम है आरसीसी। तो दोस्तों आरसीसी का वेटेज आपके राजस्थान जेई और एसएससी जेई में 8 से 10 नंबर का रहता है। तो दोस्तों इन 8 से 10 नंबर को अपन इन शॉर्ट नोट्स की मदद से आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन सिलेबस की। तो दोस्तों जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं वो है अपने प्रोविज़न ऑफ आईआरसी, जो 456 जो कोड यूज किया जाता है उसके प्रोविजंस, उसके अलावा बीम कॉलम फुटिंग और अपने रिटेनिंग वॉल वाटर टैंक जो 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको अपन कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने बेसिक्स से। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो मिनिमम ग्रेड अपन कंक्रीट के लिए जो यूज़ करते हैं वो देखो डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपके पीसीसी होती है जिसमें आप जो रीइंफोर्समेंट बार है वो यूज़ नहीं करते। एक होती है आरसीसी जिसके अंदर आप रीइंफोर्समेंट बार यूज़ करते हो। तो जो कंक्रीट की ग्रेड अपन यूज़ लेंगे, मतलब जो कंक्रीट की ग्रेड जो डिसाइड की जाती है आईएस 10625 कोड के थ्रू, मिक्स डिजाइन के थ्रू जो ग्रेड डिजाइन की जाती है, जैसे M20, मतलब M का मतलब है मिक्स डिजाइन और 20 होगी उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों अपने जो पीसीसी के लिए यूज की जाती है, जो अपने नॉर्मल एरियाज है जहाँ कोस्टल वाटर नहीं है, तो वहाँ पे जो पीसीसी के लिए जो मिनिमम ग्रेड यूज की जाएगी वो हो जाएगी M15, जबकि आरसीसी के लिए कितनी हो जाएगी M20। और जो सी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे जो अपन ग्रेड यूज करेंगे कंक्रीट की वो होगी आरसीसी के लिए M30 और जो पीसीसी होगा उसके लिए M20। उसके बाद में बात करते हैं अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दो टर्म में अपन यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के हिसाब से डिसाइड होती है। तो जो एलएसएम में इसकी वैल्यू होती है वो होती है 5000 रूट एफसी के। एफसी के क्या है, वही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि डिसाइड की जाती है आपके सेकंड मॉडुलस के थ्रू। तो उसके बाद बात करते हैं अपन आपके जो डब्ल्यूएसएम है उसमें जो इसी की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो होती है 5700 रूट एफसी के। और लॉन्ग टर्म मॉडुलस जो इलास्टिसिटी है उसमें क्रीप कोफिशिएंट का रोल होता है। तो जो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो एज के साथ में डिक्रीज होती है। जब एज के साथ में क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका जो फॉर्मूला है ECL, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म का जो फॉर्मूला है EC अपॉन में 1 प्लस थीटा, मतलब थीटा डिवाइड में आ रहा है। तो जैसे थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी आपके ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसमें यही पूछा जाएगा कि एज के साथ में आपकी जो ई की वैल्यू है वो बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो आप क्या बताओगे, बढ़ेगी, मतलब एज के साथ में बढ़ेगी। और बढ़ेगी कैसे, देखो थीटा की वैल्यू आपके 7 डेज के लिए होती है 2.2, 28 डेज के लिए होती है 1.6 और 1 ईयर के लिए होती है 1.1। तो यहाँ से ये वैल्यूज भी ध्यान में रखनी है, एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूज भी पूछी जा सकती है। तो एक होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सुरल, इसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी अपन बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है FCR 0.7 रूट एफसी के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे मान लो आपने 100 सैंपल्स का क्या किया, स्ट्रेंथ निकाली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली। तो वहाँ पे जो 95 जो सैंपल्स थे उनके अगर 5% फेल होते और 95% पास होते, जो 95% वाली जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो आपको ये 5% ध्यान में रखना है और 10 की पावर -2 ध्यान में रखना है। इसके अलावा 95 ध्यान में रखना कि 95 जो सैंपल्स है वो पास होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो FCK की वैल्यू होती है ना वो FCR से ज़्यादा होती है, क्योंकि रूट FCK इंटू 0.7 होता है, और FCS से भी ज़्यादा होती है FCR की वैल्यू। तो ये आपको जो इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ध्यान में रखना है। आपकी जो डायरेक्ट स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ जो होती है, डायरेक्ट स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ होती है वो 0.5, मतलब आधी होती है FCR की, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की आधी होती है। और एक चीज़ ये भी पूछी जाती है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो लोअर वैल्यू की होती है आपकी मीन स्ट्रेंथ से। तो इसका मतलब मीन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.64 सिग्मा। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये ग्राफ भी आप देख सकते हो। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज है वो अपन लेते हैं M10 जो ग्रेड का कंक्रीट है और
15, मतलब M10 से M15 के लिए जो वैल्यू लेते हैं वो 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और M20 से M25 के लिए जो लेते हैं वो 4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और M30 से जो अबाव की जो ग्रेड है उनके लिए जो वैल्यूज अपन लेंगे सिग्मा की वो हो जाएगी 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये परमिसिबल वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। तो परमिसिबल वैल्यूज की अपन बात करते हैं। आपको इस टेबल को याद करना है कैसे भी करके। तो देखो, इसको याद कर सकते हो आप अपने तरीके से, बाकी मैं कुछ बताता हूँ आपको। M15 से स्टार्ट करते हैं अपन, इस चीज़ का ध्यान रखना। M15 से स्टार्ट करते हैं, और आपकी जो सिग्मा CC मतलब जो डायरेक्ट स्ट्रेस है और एक है बेंडिंग में। तो देखो, जो सिग्मा CBC है वो 5, 7, 8.5, 10, 11.5 और 13। तो देखो ये वैल्यू डेट बढ़ रही है, कब के बाद में? 7 के बाद में। इधर भी देखो डायरेक्ट में भी क्या हो रहा है, 4, 5 फिर 7 नहीं है, मतलब 7 का कहीं ना कहीं इसमें रोल आ रहा है। इसमें भी देखो 0.6 फिर 8, मतलब 7 नहीं है। उसके बाद 9, 10, 11, 12। इस तरह से आप मतलब ट्रिक बना सकते हो कि आपकी जो WSM में बॉन्ड स्ट्रेस है ना, अब ये WSM की आप ध्यान में रख लो। उसके बाद में 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी, LSM की वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि सिग्मा CBC की वैल्यू M15 के लिए 5 होती है, 20 के लिए 7 होती है। तो ये जो वैल्यूज है सिग्मा CBC की, आपके जो मॉड्यूलर रेशियो निकालते हो उसमें भी हेल्प करेगी, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। जो आपका शॉर्ट टर्म होता है वो तो होता है ES अपॉन में EC, और जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए मॉड्यूलर रेशियो होता है वो होता है 280/3 सिग्मा CBC। तो आपके लिए पूछ रहे जैसे M20 के लिए मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा, तो वहाँ पे आपको सिग्मा CBC की वैल्यू पुट करके निकालना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर आपकी निकाली हुई है सारी वैल्यूज तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है। और बात करते हैं स्टील में। तो देखो, स्टील में आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो, डिजाइन स्ट्रेंथ बोल सकते हो। जो FE 250 जो होती है माइल्ड स्टील, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है MTS, तो उसमें क्या होता है 190 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ होती है। FE 415 इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है। और FE 500 के लिए जो होती है वो 275 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होती है। तो ये आपको स्ट्रेंथ आपको ध्यान में रखनी है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको आगे भी आएगी, बॉन्ड स्ट्रेस जो होती है ना वो बढ़ जाती है आपके डिफॉर्म्ड बार में। देखो सीधी सी बात है, अगर किसी भी जैसे मान लो कोई बार है, अब ये प्लेन होगा तो इसमें जो बॉन्ड बनेंगे बीच में, कंक्रीट और बार के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे अगर ये प्लेन सरफेस होगी। तो अगर इसी को मैं डिफॉर्म्ड कर दूं, इसमें मैं क्या बना दूं, फ्रिक्शन बना दूं, या इसमें जिगजैग कर दूं, या फिर इसको डिफॉर्म्ड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज होगी ना। तो कितनी इंक्रीज होती है, 60%। और कंप्रेशन आपके जो प्लेन के लिए अपन लेते हैं टेंसाइल के लिए, अब अगर वो कंप्रेशन कर रहा है, अगर इसमें कंप्रेशन कर रहा है तो देखो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टोबीडी है, जो स्ट्रेंथ है आपकी बॉन्ड स्ट्रेस वो बढ़ जाती है 25%। अब कुछ चीज़ें होती है, एक होता है इफेक्टिव कवर, एक होता है क्लियर कवर। क्लियर कवर जो आपकी जो रिइंफोर्समेंट है उनसे आपके एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस होती है वो क्लियर कवर होती है, जबकि आपकी जो रिइंफोर्समेंट बार है उनके सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस होती है वो इफेक्टिव कवर होती है। आपकी जो क्लियर कवर है वो अपन लेते हैं नॉमिनल कवर जिसे बोलते हो। बीम के लिए 25 लेते हैं, स्लेब के लिए 20, कॉलम के लिए 40 और फुटिंग के लिए 50। इस तरह से याद कर सकते हो। जैसे आपके क्या है, सबसे पहले स्लेब आती है, फिर बीम आती है, फिर कॉलम आती है, फिर फुटिंग आती है। तो ऐसे याद कर सकते हो 20, 40, 25 और 50। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप ट्रिक बना के। आपके 5 कंडीशंस होती है, जैसे अपने ऊपर भी बात की थी कि जैसे अलग अलग कंडीशंस के लिए आपकी जो ग्रेड होगी कंक्रीट की और जो आपकी जो नॉमिनल कवर होगा वो डिफरेंट होगा। तो एक होती है आपकी एक्सपोजर कंडीशन, जिसमें आपके होता है कि प्रोटेक्टेड किया हुआ है आपका जो सरफेस है कंक्रीट की, वो प्रोटेक्ट है वेदर से। वहाँ कोई भी आपके जो वाटर है वो डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसको माइल्ड कंडीशन बोलेंगे अपन। तो माइल्ड कंडीशन के लिए जो नॉमिनल कवर होगा वो 20 mm होगा, और जो ग्रेड होगी मिनिमम वहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो M20 यूज़ करेंगे। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो 20, 30, 45, 50, 75। इस तरह से याद रख सकते हो। मतलब 5 कंडीशन है, माइल्ड, मॉडरेट, एक्सपोजर या सीवियर बोल सकते हो, और वेरी सीवियर, और फिर एक्सट्रीम। ये 5 कंडीशंस है। एक्सट्रीम में वहाँ पे जहाँ कंप्लीटली आपकी जो कंक्रीट सरफेस है वो सी वाटर में रहती है, कोस्टल एरियाज में रहती है, वहाँ कंटिन्यूसली आपके वाटर में रहती है,
और जो वेरी सीवियर मतलब वहाँ पे बार बार आपके क्या हो रहा है, टाइडल जोन आ रहा है या उसमें वहाँ पे अटैक हो रहा है किसका, सोल्टी वाटर का। तो इस तरह से याद कर सकते हो 20, 30, 45, 50, 75। और आपकी जो ग्रेड है वो कंटिन्यू 20 से स्टार्ट करनी है और आपके कंटिन्यू चलना है 20, M25, M30, M35, M40, M45, इस तरह से चलना है। ठीक है, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं स्टील। देखो स्टील के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो आरसीसी है उसमें रीइंफोर्समेंट यूज की जाती है। तो स्टील होती है आपके माइल्ड स्टील, कोल्ड स्टील, कोल्ड टेंसाइल ट्विस्टेड स्टील बोल सकते हो, हाई यील्ड वाली जो होती है HYST स्टील। तो इनके बारे में आप याद कर सकते हो, FE 250, FE 415, FE 500। तो इनकी जो ये आपकी 250, 415, 500 क्या इसी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। तो ये चीज़ें हैं आपके, ये ग्राफ देख सकते हो आप स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में। उसके बाद में देखो परमिसिबल स्ट्रेन की बात करते हैं कंक्रीट के अंदर और स्टील के अंदर। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होगी आपके स्टील के अंदर कितनी होती है और कंक्रीट के अंदर कितनी होती है। तो कंक्रीट में जो होती है, एक आप बोल सकते हो कंक्रीट के कंप्रेसिव फाइबर पे देखो टेंसल फाइबर आ गया, तो वहां पे ये चीज नहीं होगी। आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर आपको वहां पे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि आपके जो कंक्रीट है उसके एक्सट्रीम टेंशन फाइबर पर जो आपके स्ट्रेन होगी वो कितनी होगी। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो अपन जो ये जो होती है 0.0035 ये होती है आपके कंक्रीट के कंप्रेशन फाइबर पे, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पे स्ट्रेन होती है। ठीक है, उसके अलावा देखो परमिसिबल स्ट्रेन अगर स्टील की बात करें तो उसमें जो होती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन में ES। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 0.002 प्लस FY अपॉन में 1.15 ES। उसके बाद में देखो नेक्स्ट मॉड्यूलर रेशियो की बात करते हैं। तो देखो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, आपके जो आपके ये जो रेशियो होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ES ऑफ स्टील अपॉन EC, ये होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो, जिसे आप शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस रेशियो भी बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म कौन सा हो जाएगा, 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC, तो वो होता है आपका लॉन्ग टर्म। तो देखो अपन बात करते हैं जो डिजाइन के लिए यूज करेंगे वो आपके लॉन्ग टर्म वाला यूज करेंगे अपन। तो ये रेशियो होता है, इसकी वैल्यूज अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। ये सिग्मा CBC की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके अपन निकाल सकते हैं। देखो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एम हमने बोला था कि डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। तो देखो M15 के लिए 19 होती है, 20 के लिए M20 के लिए होती है 13 और M25 के लिए 11 और M30 के लिए 9 होती है, 9, 8 इस तरह से याद रखते हो। 19, 13, 11, 9, 8, 7। देखो स्टार्ट कहाँ से किया है, M15 से, ये चीज़ मत भूलना। उसके अलावा मॉड्यूलर रेशियो आपके SC अपॉन में AS और सिग्मा S अपॉन में सिग्मा C। देखो केवल एरिया के केस में ही कंक्रीट ऊपर आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी केस में स्टील ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज होती है। उसके बाद में देखो आपके बीम्स की बात करेंगे तो बीम देखो आपको किस किस तरह की बीम होती है। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होती है, डबली रिइंफोर्स्ड बीम होती है, एक होती है टी बीम। तो दोस्तों आपको याद क्या रखनी है इन चीज़ों में, एक तो आपको कंडीशंस ध्यान में रखनी है, कौन सी तो आपके अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शन होती है, कौन सी ओवर रिइंफोर्समेंट सेक्शन होती है, और कौन सी टी बीम होती है। जो बड़े फॉर्मूले हैं वो आपके कन्वेंशनल में काम आएंगे, जबकि जो छोटे फॉर्मूले हैं जैसे आपके एक्स या क्रिटिकल डेप्थ, लिमिटिंग डेप्थ, इनका फॉर्मूला है वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके अलावा कंडीशंस पूछी जाएगी, बीम्स पूछी जाएगी, इफेक्टिव विड्थ निकालने का फॉर्मूला पूछा जाएगा आपके टी बीम का। तो टी बीम थी उसमें भी दो तरीके आपके, मोनोलिथिक और आइसोलेटेड। तो मोनोलिथिक मतलब अकेली बीम, उससे सेपरेटेड है किससे, आपके बीम से, स्लैब से, है ना। तो उसके बाद में यहाँ से बात करते हैं अपन सिंगली रिइंफोर्समेंट। देखो एक होती है क्रिटिकल डेप्थ, एक होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और उसके बाद में दोनों में कंडीशंस अपन चेक करते हैं कि अगर आपकी एक्चुअल डेप्थ है वो ज़्यादा है आपकी जो क्रिटिकल डेप्थ है उससे, तो आपका जो सेक्शन होगा वो ओवर रिइंफोर्समेंट होगा। जबकि ये चीज़ें अपन आगे देखते हैं। और अगर ए की वैल्यू लेस देन XC है तो वो हो जाएगा अंडर रिइंफोर्समेंट, इक्वल है तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। तो आपके जो XC है इसकी मतलब क्रिटिकल डेप्थ निकालने का फॉर्मूला होता है MC अपॉन में T प्लस MC। तो MC क्या है आपके, देखो M तो है मॉड्यूलर रेशियो, C है सिग्मा CBC, और T क्या है आपका सिग्मा ST, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी स्टील की वो है। तो उसके बाद में बात करते हैं अपन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। देखो फॉर्मूले हैं जो आपको एक बार देख लेना, सारे याद करने हैं। BX²/2 इक्वल टू MAST D माइनस XA। देखो D माइनस XA क्या है, यहाँ पे आपकी जो बोल सकते हो एक तरीके से लीवर आर्म,
क्या बोल सकते हो, लीवर आर्म है, और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। देखो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, ओवरऑल डेप्थ में से आप इफेक्टिव कवर को लेस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाती है, इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है। उसके बाद में देखो कुछ एजम्पशंस भी है इसमें, जो एक एजम्पशन ये भी है कि जो प्लेन सेक्शन होता है वो रिमेन रहता है आपके बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद में प्लेन ही रहता है, और आपकी जो स्ट्रेंथ प्रोफाइल होती है वो लीनियर होती है। इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। देखो अंडर रिइंफोर्समेंट मैंने कंडीशन बताई थी, अक्से की वैल्यू अगर लेस देन अक्सी है, ये चीज़ें आप डायग्राम वगैरह देख सकते हो, तो क्या हो जाएगी, अंडर रिइंफोर्समेंट बैलेंस्ड हो जाएगा इक्वल में, और अगर ज़्यादा है आपके अक्से की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ओवर इन्फोर्समेंट। देखो अक्से और अक्सी ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ओवर इन्फोर्समेंट, अंडर इन्फोर्समेंट। तो अंडर इन्फोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जो जो आपकी जो स्टील है वो पहले अपने स्ट्रेस लेवल तक पहुंच जाएगी, जबकि ओवर इन्फोर्समेंट में क्या है, स्टील तो काफ़ी है, तो वो मतलब और अपने जो उसका लेवल है स्ट्रेस का मैक्सिमम लेवल वहाँ तक नहीं पहुंचेगा, आपका कंक्रीट पहले फेल हो जाएगी। तो ओवर इन्फोर्समेंट कंक्रीट फेल होगी, जबकि आपकी जो अंडर इन्फोर्समेंट है उसमें स्टील पहले फेल होगी। तो मेरे को बताओ कौन सी चीज़ अच्छी है, स्टील अच्छी है। स्टील अगर पहले फेल होगी तो वो अपने को वार्निंग देगी क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, जबकि अगर कंक्रीट पहले फेल हुई, ब्रिटल मटेरियल है, बिना वार्निंग के फेल हो जाएगा तो वो नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पे अपन अंडर एनफोर्समेंट के हिसाब से डिजाइन करते हैं। आगे देख सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले हैं, एएसटी निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, वैसे कन्वेंशनल में काम में आता है, लेकिन अगर एग्जाम अगर पूछ लेता है तो ये याद रखने की चीज़ें हैं आपके। देखो इसमें कन्वेंशनल की चीज़ें हैं ये, बाकी सारी आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं। और उसके अलावा देखो दोनों में डिफरेंस देख, मैंने बता भी दिया अभी कौन सा पहले फेल होता है, सफिशिएंट वार्निंग वगैरह देता है। उसके बाद में देखो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, जो इफेक्टिव विड्थ होती है टी बीम की वो होती है बी एफ इज इक्वल टू एल नोट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। ये क्या है आपकी मोनोलिथिक के लिए है, जिसके अंदर आपकी जो स्लेब है वो टी बीम के अंदर ही क्या हो रही है, कवर हो रही है। जो बीम है, जो फ्लेंज है वो स्लेब के अंदर ही कास्टेड है, इसको मोनोलिथिक स्लेब बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, मोनोलिथिक टी बीम विथ स्लेब। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। और दूसरा फॉर्मूला जो हो जाएगा, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपन लेंगे, जो लेस वैल्यू होगी वो लेंगे बी एफ इजिकल टू बी डब्ल्यू प्लस एल वन अपॉन में 2 प्लस एल टू अपॉन में 2। फॉर आइसोलेटेड टी बीम की बात करते हैं तो आइसोलेटेड के लिए बी एफ का फॉर्मूला होता है आपके एल नोट अपॉन एल नोट डिवाइड बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। देखो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डिफरेंस होती है आपके एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में। तो देखो डब्ल्यूएसएम में आपके 9 जो कोड है वो पहले यूज़ किए जाते थे, फिर एलएसएम के कोड है। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है कि जो आपकी डब्ल्यूएसएम होती है वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है डिजाइन की, जबकि आपकी जो एलएसएम होती है वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। उसके अलावा ये सिंपल मेथड है, आपकी जो एलएसएम है वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो कॉम्प्लेक्स डिजाइनों के लिए और वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइनों के लिए यूज़ करते हैं अपन आपकी एलएसएम। तो नॉर्मली एक तो आप जैसे बड़ी डिजाइन होती है ना, आपकी जो पायर हुआ, ब्रिज हुआ या रिटेनिंग वॉल, वो डब्ल्यूएसएम से करते हैं, जबकि आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बीम कॉलम फुटिंग वगैरह वो यूज़ करते हैं अपन एलएसएम। अब नॉर्मली एलएसएम से ही क्वेश्चन आते हैं, कन्वेंशनल देख लो चाहे ऑब्जेक्टिव देख लो, तो एलएसएम की चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आगे पढ़ देखते हैं अपन। इसमें देखो मार्जिन का अपन पता नहीं चलता डब्ल्यूएसएम में कितना और अपन एक्सटेंड लोड ले सकते हैं, जबकि इसमें पता चल जाता है आपके एलएसएम में। मटेरियल की स्ट्रेंथ है ना फुल यूटिलाइज नहीं होती किसमें, आपके डब्ल्यूएसएम में, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका 3 गुना बढ़ा के डायरेक्ट पहले ले लेते हैं, तो अब वो जो एक्स्ट्रा था वो यूज़ नहीं हो पाया, जबकि आपके एलएसएम में वो मटेरियल की फुल स्ट्रेंथ यूटिलाइज होती है। इसमें आपको देखो चेक्स ऑफ सर्विसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं होती डब्ल्यूएसएम में, जबकि इसमें ज़रूरत होती है। ये चीज़ों का डिफरेंस था। और आपके देखो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना, आप कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, जबकि स्टील के लिए 1.15। देखो ये कम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है कंक्रीट का वो कम है, इसलिए इसका जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो ज़्यादा लेना पड़ रहा है, जबकि स्टील में क्वालिटी कंट्रोल आपका अच्छा है तो 1.15 हो जाएगा। कुछ कंडीशंस की बात करते हैं। लोड फैक्टर, देखो लोड फैक्टर जो है वो 3 लेते हैं अपन कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए 2.22। एलएसएम में देखो ये डायग्राम आप देख सकते हो, क्रिटिकल स्ट्रेंथ वगैरह, डिजाइन स्ट्रेंथ वगैरह निकालने के। यहाँ से देखो स्ट्रेस की बात करते हैं तो कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेस होती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.45 एफसी के, जबकि स्टील के लिए होती है 0.87 एफवाई। यहाँ पे डबल बार अपन 1.5 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना कंक्रीट में, एक मटेरियल की क्वालिटी के लिए, एक उसके फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। तो
तो दो चीज़ें हैं, और इसमें केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कर रहे हैं अपन डिवाइड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से 1.15 से स्टील में। और स्ट्रेन की बात करते हैं, अभी ऊपर की थी 0.0035, ध्यान में रखना। एक चीज़ और, श्रिंकेज स्ट्रेन जो होती है ना, वो होती है आपकी 3 × 10⁻⁴, वो अलग चीज़ है, वो इसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। लिमिटिंग डेप्थ का जो फॉर्मूला है आपके एलएसएम में, वो है एक्स यू लिमिट इजकल टू 700 अपॉन में 0.87 FY प्लस 1100 इंटू डी। तो देखो ये के डी का फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है क्योंकि सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पे FY भी कांस्टेंट है आपके जैसे स्टील के टाइप पे। तो देखो FE 250 के लिए जो वैल्यू होगी एक्सियल लिमिट की, वो 0.53 डी हो जाएगी, जबकि 415 के लिए हो जाएगी 0.48 डी, और 500 के लिए हो जाएगी 0.46 डी। ये लीवर आर्म की ध्यान रखना है फॉर्मूला, डी माइनस 0.42 मतलब 0.42 XU ये हो जाएगी। और आपकी जो ये चीज़ें हैं अंडर रिइंफोर्समेंट सेम चीज़ हो जाएगी। अगर XU की वैल्यू कम है आपके XU लिमिट से तो क्या हो जाएगी आपके अंडर रिइंफोर्समेंट, XU अगर ज़्यादा है XU लिमिट से तो क्या हो जाएगी ओवर रिइंफोर्समेंट। ये चीज़ें हैं आपके लोड फैक्टर वगैरह ध्यान में रखने हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स होती है, एक लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है। तो दोनों चीज़ें आपको नीचे देखेंगे अपन क्या चीज़ें क्या है। तो इनके जो फैक्टर होता है 1.5, 1.5 और 1.2। अगर दो लोड का कॉम्बिनेशन है आपके कोलैप्स के लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स में, दो लोड का कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड या डेड लोड प्लस विंड लोड, तो वहाँ पे जो फैक्टर होगा 1.5 होगा। जबकि अगर तीनों का अगर लोड का कॉम्बिनेशन, देखो विंड लोड और अर्थक्वेक को अपने एक साथ कंसिडर कभी नहीं करते, तो 1.2 हो जाएगा। उसके बाद में अगर सर्विसिबिलिटी में 1 और 1 होता है, अगर तीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो 0.8 से ऑल्सो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद में देखो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आप कौन कौन सी चीज़ आती है, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, फ्लेक्चर, शियर, कंप्रेशन और टॉर्जन। जबकि आपकी जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है उसमें डिफ्लेक्शन, कोरोजन, क्रैकिंग, एक्सेसिव वाइब्रेशन चीज़ें आती है। तो दोस्तों देखो अपन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं हो कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है या फिर जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अपन को क्या करें, ये चीज़ें कवर करने के बाद अपन आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको फास्टली कवर किया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स है, कम टाइम में बड़ा धमाका, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं शियर स्ट्रेस की। तो देखो शियर स्ट्रेस होमोजीनियस बीम के लिए, एक होता है रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टो इज इक्वल टू VA बार अपन में IB। तो देखो I क्या है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BD के अपन में 12 है, V क्या है शियर फोर्स, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। तो यहाँ से ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। और V/BGD, देखो ये जो डायग्राम बन रहा है शियर स्ट्रेस डायग्राम, तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे ऊपर तो होता है पैराबोलिक, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या होता है रेक्टेंगुलर। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से देखो जो शियर स्ट्रेस डायग्राम में देखो नीचे क्या है, B है मतलब विड्थ है। तो किसी भी सेक्शन की अगर विड्थ बढ़ती है तो वहाँ पे अगर विड्थ बढ़ेगी तो उसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है वो इंक्रीज करेगा, जहाँ विड्थ कम होगी वहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो ये चीज़ भी पूछता है और आपको बनवाता भी है डायग्राम, तो वहाँ बना सकते हो, जैसे T सेक्शन है, C सेक्शन है, या कोई सा भी सेक्शन हो आपके, वहाँ पे आप शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आपकी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होती है टो V, इसके फॉर्मूला होता है V अपॉन में B इंटू डी, मतलब शियर फोर्स अपॉन में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो शियर स्ट्रेस होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, वो देखो आपके इलास्टिक थ्योरी से ऑपरेट की जाती है। जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होती है वो आपके इलास्टिक थ्योरी से क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है। उसके बाद में देखो आपके क्रैक्स की बात करते हैं, देखो क्रैक्स आ जाती है आपके जो क्रैक्स बनती है, जैसे डायगोनल हो गई, कंप्रेशन टेंसाइल क्रैक हो गई। तो ये जो डिफरेंट क्रैक्स होती है वो आपके इस पे मोमेंट पे और शियर फोर्स पे दोनों पे डिपेंड करती है। उसके अलावा देखो मिनिमम लेप लेंथ की बात करते हैं, तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, कितनी मिनिमम लेप लेंथ होनी चाहिए आपकी जब आप बॉन्ड स्ट्रेस वगैरह कर रहे हो। तो वहाँ पे जो मिनिमम कंप्रेशन के अंदर जो होती है वो 24 फाई होती है। फाई क्या है, डायमीटर ऑफ बार है। और जो लेप लेंथ टेंशन में जो होगी ना, टेंशन में ज़्यादा होती है लेप लेंथ, क्योंकि टेंशन में बॉन्ड स्ट्रेस आपको ज़्यादा चाहिए होती है, तो 35 मतलब 30 टाइम्स होती है किसके, डाया ऑफ द बार के। और जो डिफ्लेक्शन की बात करते हैं अपन, इसमें
जो आपके एक तो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, एक हो गई कंटिन्यूस बीम। तो एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए आपकी 2 से, और कंटिन्यूस में एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू, ये किस चीज़ की डिफ्लेक्शन नहीं है आपकी, किसके लिए है, डीप बीम के लिए, सॉरी यहाँ पे ये डीप बीम के लिए है। तो डीप बीम में जो आपकी जो ये रेशियोज है वो 2 से कम होना चाहिए, आपके एसएसबी में कंटिन्यूस में 2.5 से कम होना चाहिए, तो आपकी डीप बीम है वो। उसके बाद में देखो डिज़ाइन ऑफ द शियर की बात करते हैं अपन, तो देखो जो आपकी टोसी होती है, मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होती है उसकी वैल्यू जो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरी है आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील। जबकि आपकी टॉप मैक्स की जो वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ होती है, उसकी वैल्यू आपकी केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। आप M15 M30 इनके लिए डायरेक्टली बता सकते हो, और सामने अपन आप आगे देखेंगे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्टेप अपॉन में बी इंटू डी इंटू 100। तो ये परसेंटेज ऑफ स्टील पे देखो डिपेंड करती है ना डायरेक्टली। टॉम एक्स की वैल्यू होती है, आप इस तरह से याद रखते हो 25 28 31 35 37 40, इस तरह से डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो किस तरह से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना। तो ये वैल्यू जो बढ़ रही है, इस तरह से आपको टोसी मैक्स की वैल्यू याद रखनी है एलएसएम की। अगर आपको इसकी पूछ ले तो 1.5 से डिवाइड कर लेना। उसके बाद में मेन चीज़ है आपको किस किसी पे चीज़ें डिपेंड करिए, वो चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और आपकी जो शियर फोर्स है उसका फॉर्मूला निकालना आपको आना चाहिए, टो वी माइनस टो सी इंटू बी इंटू टी, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया, फोर्स निकालना है ना। उसके बाद में मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट निकालने का भी फॉर्मूला है आपका ए एस बी अपॉन में बी एस वी, इस तरह से याद रख लो ए एस बी अपॉन बी एस वी, जबकि ए एस बी में तो सफिक्स है नीचे, है ना। तो ए एस वी इंटू बी इंटू एस वी जो इक्वल होगा 0.4 अपॉन में 0.87 इंटू एफ वाई। देखो अब मिनिमम शियर फोर्स और मिनिमम रिइंफोर्समेंट दोनों के टेंशन रिइंफोर्समेंट करते हैं। टेंशन रिइंफोर्समेंट में आपका जो फॉर्मूला होता है वो ए एस टी अपॉन में बी डी इजकल टू 0.85 अपॉन में एफ वाई। तो दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों याद रखने। एग्जाम में डायरेक्ट इनसे छोटा न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूला पूछ सकता है। उसके बाद में ये एस वी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, मिनिमम कम से 300 या फिर 75% ऑफ आपकी इफेक्टिव डेप्थ, ये चीज़ है। एनकोरेज वैल्यू निकालते हैं अपन बार के जो आपके हुक्स हुए या फिर बेंड्स हुए, तो इनमें जो वैल्यूज होती है आपकी वो निकालने के लिए फॉर्मूला लेते हैं। बेंड के लिए मिनिमम लेते हैं दोनों में से, या तो 4 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ बार, जबकि आपकी जो बेंड है वो कितनी बेंड हो रखी है, 45 डिग्री बेंड हो रखी है। या फिर 16 टाइम ऑफ डाई ऑफ बार लेते हैं, हुक्स के लिए लेते हैं 16 टाइम ऑफ बार लेते हैं। बेंड ऑफ बार आप इस तरह से देख सकते हो, जो डिस्टेंस है कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, √2a या √2j इंटू डी फ्रॉम द सपोर्ट्स, अगर एंगल कितना हो 45 डिग्री। तो देखो एक एंगल जो होता है इनका 67.5 डिग्री, तो ये वैल्यूज भी आपको ध्यान में रखनी है कभी कभार एग्जाम में अगर पूछ ले तो। देखो जो बेंड किया जाता है वो L/4 फ्रॉम द सपोर्ट से किया जाता है। आपके वेन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस नॉट सेटिस्फाई, अगर आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है आपने सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड कर दी, लेंथ वगैरह लेप लेंथ वगैरह, लेकिन फिर भी अगर आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है आपकी कंक्रीट के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेस बन रही है वो प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपकी जो डाया है, फर्स्ट थिंग जो डाया है आपकी बार का वो रिड्यूस करके आप नंबर ऑफ बार्स को बढ़ा देंगे, तो आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला देख सकते हो, वी अपॉन में आपकी पी इंटू जे इंटू डी पी क्या है, पेरीमीटर है। उसके बाद में देखो ये आपको अभी बताई थी मैंने, बॉन्ड स्ट्रेस प्लेन के लिए होती है, ये ध्यान रखना। ये जो बॉन्ड स्ट्रेस जो वैल्यूज है आप जो आपने याद कर रखी है, जैसे 6 8 9 10 11 12, ये किसके लिए है, आपके जो आपकी प्लेन बार है माइल्ड स्टील की, और उसमें टेंशन के लिए है। अगर कंप्रेशन के लिए करोगे तो आप इसको 25% बढ़ा दोगे, अगर डिफॉर्म्ड बार के लिए करोगे तो इसको 60% इंक्रीज कर दोगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, 5 सिग्मा एस टी अपॉन में 4 टो बी डी, या इसको 5 इंटू 0.87 एफ वाई अपॉन में 4 टो बी डी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। टो बी डी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, 5 क्या है, डाई ऑफ बार्स, है ना, और ये एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों याद रखने हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉर्जन की बात करते हैं, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, शियर फोर्स इक्विवेलेंट शियर फोर्स और आपके इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो देखो इस इक्विवेलेंट शियर फोर्स का VU प्लस 1.6 T/B, और जो आपके बेंडिंग के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, बेंडिंग के लिए हो जाएगा MU प्लस TU अपॉन में 1.7 इंटू 1 प्लस D/B।
तो ये फॉर्मूले याद रखना है। मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं जो ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट कौन सा होता है, आपकी स्ट्रिप्स हो गई, उसके अलावा आपके ये जो बेंट अप बार्स हो गए, ये सारे क्या है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है। इनकी जो स्पेसिंग है वो उनका देख सकते हो, मिनिमम लेंगे अपन कम से कम 300, तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो लेंगे अपन 300, तो मैक्सिमम हो गई है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपन जो आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, अगर टॉर्जन में है तो वहाँ पे अगर दो केस बनते हैं, एक तो अगर टॉर्जन का केस हो, एक और टॉर्जन का केस नहीं हो। तो अगर बीम की डेप्थ टॉर्जन के केस में 450 mm है और बिना टॉर्जन के केस में अगर 750 से ज़्यादा है, तो वहाँ अपन शियर साइड फेस रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देखो साइड रिइंफोर्समेंट पे फोर्स क्या होती है, आपके साइड्स में जो जो सरिये लगाए जाते हैं उनको साइड रिइंफोर्समेंट अपन बोलते हैं। और 0.1% होगा बोथ साइड के लिए। ध्यान रखना ये किसके लिए है, बोथ साइड के लिए। आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, अगर ईच साइड पूछे तो वहाँ पे 0.05% होगा। ये कन्फ्यूजन पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बीम की बात करते हैं। देखो स्पान और डेप्थ का रेशियो अपन लेते हैं। जो इफेक्टिव स्पान जो होती है बीम के अंदर, वो डिपेंड करती है आपकी बीम की टाइप पे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वहाँ पे जो एल इफेक्टिव होगी वो होगी L0 प्लस डब्ल्यू, L0 प्लस डी, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ले लेंगे। कंटिन्यूस बीम की बात करते हैं। कंटिन्यूस में दिक्कत आती है अभी आपके कैंटिलीवर में तो डायरेक्ट हो जाती है L0 प्लस W/2 या D/2, और फ्रेम में हो जाती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आपके देखो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस में देखते हैं अपन जो L0/12 की जो वैल्यू है ना, अगर आपकी विड्थ ऑफ सपोर्ट से कम है तो वहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगी L0 प्लस डब्ल्यू या L0 प्लस डी। जबकि आपके अगर सपोर्ट्स की जो विड्थ है वो ज़्यादा है आपके L0/12 से, तो वहाँ पे डिपेंड करेगी। अगर फिक्स्ड एंड है एक और कंटिन्यूस है बाकी के, तो L इफेक्टिव हो जाएगी L0 की इक्वल। अगर सारे के सारे सिंपली सपोर्टेड है और कंटिन्यूस है तो L0 प्लस L/2 या D/2 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो कास्ट लेवल पे जो होगा वो स्पान अपॉन 250, और कास्ट लेवल के बाद में जो होगा वो स्पान अपॉन 350। इसका मतलब क्या समझे आप, तो देखो जो डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो डिफ्लेक्शन जो है आपकी बीम के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कितना अलाउड होगा, तो वो जो अलाउड है वो डिपेंड कर रहा है आपकी कास्ट लेवल पे। तो आप जब काम कर रहे हो उस टाइम तक अगर ज़्यादा भी डिफ्लेक्शन हो जाता है तो क्योंकि वो वेट या फिर अभी प्रॉपर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं कर पाया कास्ट लेवल पे, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ पे ज़्यादा अलाउड है स्पान अपॉन 250। जबकि आपके मेच्योर्ड होने के बाद मतलब आफ्टर कास्ट लेवल के बाद में अगर स्पान अपॉन 350 मतलब कम अपन क्या कर रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्लैब के अंदर मिनिमम रिइंफोर्समेंट, टेंशन रिइंफोर्समेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, होना है। एक चीज़ होती है आपके मिनिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट, एक होती है आपकी मिनिमम रीइंफोर्समेंट। तो दोनों को चीज़ अगर मिनिमम रीइंफोर्समेंट अगर पूछता है तो वो होती है 0.15%, माइल्ड स्टील के लिए 0.12 होती है, HYSD के लिए। तो ये ध्यान रखना है। HYSD हो गई या FE 415, FE 500 के लिए है ना 0.12%। वर्टिकल डिफ्लेक्शन की बात करते हैं अपन, तो ये चीज़ जाना ना कैंटिलीवर के जो स्पान अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो है वो 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है। ये कहाँ तक वैल्यूड होता है, आपकी स्पान की वैल्यू अगर 10 मीटर से कम है तब। अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पान का स्क्वायर अपन में 10A। ए क्या है, आपकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो है। उसके बाद में देखो ये जो सपोर्ट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, सिंपली सपोर्ट, कंटिन्यूस और स्पान अपॉन डेप्थ का जो रेशियो लेंगे। माइल्ड स्टील के लिए 35 और जो इसके लिए FE 415 या FE HYSD के लिए बात करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, 35 को अपन 0.8 से मल्टीप्लाई करके या 40 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं ना। सिलेंडरनेस लिमिट्स जो आपके बकलिंग को अवॉइड करेगी, उसकी देखो डिपेंड करती है आपके जो टाइप ऑफ बीम। तो देखो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, कंटिन्यूस बीम है, तो वहाँ पे जो L0 की वैल्यू हो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके 60B या फिर 250B स्क्वायर अपन में D। जबकि कैंटिलीवर के आपके L0 की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 25B या 100B स्क्वायर अपन में D। तो ये सिलेंडरनेस लिमिट्स आपको याद रखनी है। मिनिमम रिइंफोर्समेंट का फॉर्मूला होता है आपके AST अपॉन में BD बराबर, ये ऊपर भी अब मैंने बताया था 0.85 अपॉन में FY। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट जो होती है वो होती है 4% होती है आपके क्रॉस सेक्शन एरिया की। मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है, कन्फ्यूजन पॉइंट है कि आपकी जो यहाँ पे D होगी वो ओवरऑल डेप्थ होगी। ध्यान रखना जो D होगी वो ओवरऑल डेप्थ होगी, इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ बार क्या होती है।
आपके 8वां भाग होती है थिकनेस ऑफ स्लेब की। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर स्लेब की थिकनेस से 150 दी और पूछ लेगी कितने mm का बार यूज़ करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डाया ऑफ बार। मैक्सिमम स्पेसिंग लेते हैं अपन 300 mm, आपकी डिपेंड करती है वन वे स्लेब किसे बोलते हो और टू वे स्लेब करते हो। अगर एल वाई मतलब लॉन्ग स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का रेशियो अगर 2 से कम है तो वो आपकी टू वे स्लेब होती है, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो आपके वन वे स्लेब होती है। ये वन वे और टू वे की चीज़ें थी जो आपने देख ली। उसके बाद में देखो डिज़ाइन में देखते हो आप सबसे पहले क्या करते हो, डिज़ाइन में ये स्टेप्स आपके कन्वेंशन में काम आने वाली है। फॉर्मूले जरूर आप याद रख सकते हो, इस तरह से ये देख सकते हो डिज़ाइन की मेथड। अपन ऑब्जेक्टिव फोकस करेंगे फिलहाल। देखो कुछ मेथड्स हैं जो आपके अगर कॉर्नर आपके हेल्ड नहीं किए हुए हैं तो स्लेब डिज़ाइन के लिए एक मेथड है ग्रेस ऑफ रेनकाइन मेथड। जबकि अगर कॉर्नर्स को क्या कर दिया आपने, हेल्ड कर दिया, या फिर कॉर्नर्स को आपने बांध दिया, तो वहाँ पे हो जाएगा पिकार्ड्स मेथड या आईएस कोड मेथड जो है आपका यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ें हैं आपके कन्वेंशनल में काम करने वाली। यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे अपन। देखो कॉलम में एक होता है शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जिनका मतलब बोल सकते हो कि सिलेंडरनेस रेशियो जो है एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम है सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला। अगर तीन से भी क्या है कम है लेमडा की वैल्यू तो वो उसको पेडेस्टल बोलेंगे। अगर 3 से 12 है तो वो उसको बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। अगर 12 से भी ज़्यादा है लेमडा की वैल्यू तो उसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। WSM और LSM में दोनों में डिजाइन होता है आपका कॉलम, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखना है। देखो आपको जो लोड कैरिंग कैपेसिटी मतलब फोर्स निकालना है, मतलब एरिया इंटू फोर्स आना चाहिए, एरिया इंटू स्ट्रेस आनी चाहिए। तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेस इंटू कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का स्ट्रेस इंटू स्टील का एरिया, तो इस तरह से ये फॉर्मूले बन जाते हैं आपके। देखो ये फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने अच्छे से। ये फॉर्मूले एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना कि जैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी जो LSM में होती है 0.45 FC के AC इंटू 0.75 FY इंटू ASC। अगर इसी को की बात करेंगे अपन नॉट इसेंट्रिक, ये तो क्या है इसेंट्रिक मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसेंट्रिक की बात करेंगे अपन, नॉट इसेंट्रिक की, अगर सेंटर पे है मतलब कंसेंट्रिक है तो जो वैल्यूज है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो 0.45 की जगह 0.40 आ जाएगा और 0.75 की जगह 0.67 आ जाएगा। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों के लिए वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, अगर लॉन्ग कॉलम है तो वहाँ पे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उस फैक्टर की वैल्यू आप होती है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव 48B या फिर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन में 160 आर मिनिमम। तो ये वैल्यूज भी आपको ध्यान में रखनी है जो आपकी डिपेंड करेगी। देखो ये कंसेंट्रिक के लिए दिया है नीचे फॉर्मूला, देखो इसेंट्रिक के लिए है ये फॉर्मूला, वो कंसेंट्रिक के लिए था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसेंट्रिक के लिए ये हो जाएगा और कंसेंट्रिक के लिए स्टार्ट में जो बात की थी 75 वाली, तो ये ज़्यादा यूजेबल होता है क्योंकि अपन मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए बीम डिज़ाइन करते हैं। तो जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होती है बीम की वो क्या होती है, मैक्सिमम लेना है अपन को दोनों में से, या तो 20 या फिर L0/50 प्लस B और D डिवाइड बाई 2। ये था आपका रेक्टेंगुलर के लिए। अगर इसी को वो पूछ लेता है कि आपके जो सर्कुलर बीम है उसके लिए बताइए, तो वो L0 डिवाइड बाई 300 प्लस B और D डिवाइड बाई 20, और 20 में से क्या लेना है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी ई इसेंट्रिसिटी, जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी। कॉलम की बात करते हैं अपन, जो हेलिकल कॉलम होता है उसमें 5% स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसके लिए अपन 1.05 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ें हैं आपकी, ये सिलेंडर से लिमिट्स मैंने बताई थी। और कुछ चीज़ें हैं जो कॉलम के अंदर, अगर सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम कम से कम 6 बार होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर में 4 होनी चाहिए, और जो मिनिमम डाया अपन यूज़ करेंगे कॉलम में वो 12 mm का कम से कम होना चाहिए। मिनिमम जो रिइंफोर्समेंट लेंगे इस कॉलम के अंदर वो 0.8% होगी आपकी ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम की, जबकि मैक्सिमम एरिया जो स्टील का होगा वो अगर बार ओवरलैप नहीं है, अगर बार को लैप नहीं किया हुआ तो 6% लेंगे, अगर लैपिंग की हुई है बार्स में तो क्या हो जाएगी 4%। मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे लॉन्गिट्यूडिनल के बीच में, जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स है आपके कॉलम के अंदर खड़े वर्टिकल बार्स, उनके बीच में जो स्पेसिंग लेंगे वो मैक्सिमम लेंगे 300 mm। पेडेस्टल की बात करते हैं, ये भी मैंने बताया था, तीन गुना से अगर वैल्यू ज़्यादा है। ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट टाइस की बात करते हैं, जो आप टाइस यूज़ करोगे हेलिकल हो सकती है, सर्कुलर जो भी है आपकी टाइस, उनकी अगर जो मैक्सिमम फाई की बात करते हैं वो हो जाएगी आपके मतलब 5T
ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट के लिए जो डाया यूज करेंगे वो हो जाएगा आपकी जो मेन बार है उसका चौथा भाग 5 मेन अपॉन 4 या 6 mm, जो मैक्सिमम वैल्यू की वो ले लेंगे। पिच की बात करेंगे, लिस्ट लेटरल डायमेंशन जो आपकी BOD है उसमें से जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है या तो वो या फिर 16 टाइम ऑफ 5x या फिर 300 mm, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ले लेंगे अपन। हेलिकल रिइंफोर्समेंट की डिजाइन का फॉर्मूला कन्वेंशनल में आता है, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रख सकते हो कि डाया ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट 0.36 इंटू FCK अपॉन FY ए आपकी जो है इसमें AG मतलब ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम अपॉन में AC, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होनी चाहिए VH अपॉन में VC। VH और VC क्या है आपके वॉल्यूम है आपके हेलिकल रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट का जो आपकी कोर है उसका डाया। तो पिच की बात कर लेते हैं। इस तरह से देखो पिच होती है, मैक्स जो पिच है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 75 mm से और कम नहीं होनी चाहिए 15 mm से, या फिर 1.6 DC या 3/5H। तो ये फॉर्मूले आपको कुछ है जो याद रखने हैं। फुटिंग की बात करते हैं, बहुत सारे प्रकार की फुटिंग होती है, जैसे आइसोलेटेड हो गई। आइसोलेटेड ये डायग्राम आप देख सकते हो, कंबाइंड हो गई जिसमें दो कॉलम्स को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। स्ट्रिप में आप एक लंबी स्ट्रिप बनाते हो जिसमें अलग अलग कॉलम होते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रेप होती है जो एक स्ट्रेप बीम बना देते हैं दो कॉलम्स के बीच में। उसके अलावा राफ्ट फाउंडेशन होती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप ये ध्यान रख सकते हो। देखो सीयर के लिए चेक करते हैं फुटिंग के लिए, तो ध्यान रखना कि एक होता है 1 वे सीयर 2 वे सीयर। डिजाइन नहीं पूछता लेकिन ये जो छोटे छोटे टर्म्स है वो पूछ सकता है। जैसे 1 वे के लिए डिजाइन कर रहे हो तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, तो 1 वे के लिए चेक कर रहे हो आप 1 वे सीयर के लिए, तो जो आपकी जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो D डिस्टेंस पे होगा कॉलम के फेस से, जबकि 2 वे सीयर के लिए जो होगा वो होगा D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम फेस। अगर बेंडिंग मोमेंट चेक कर रहे हो तो वो हो जाएगा फेस ऑफ द कॉलम पे आपका क्रिटिकल सेक्शन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डिज़ाइन में ये देखो 10% लोड अपन बढ़ा के लेते हैं और ये नेट सॉइल प्रेशर है वो निकाल लेते हैं, वो चीज़ें हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, प्री स्ट्रेस में लॉसेज से आएगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, लॉसेज। तो वहाँ से देखो प्री स्ट्रेस में क्या होता है, आप पहले क्या करते हो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर देते हो कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे बोलते हो आप प्री स्ट्रेस। दो मेथड है, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशनिंग। दोनों में कौन सा अच्छा है, इसका तो डायरेक्टली आपके डिपेंडेंसी होती है कि आपका जो आप कंक्रीट की ग्रेड यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा ग्रेड की होती है प्री टेंशन में। लॉसेज भी प्री टेंशन में ज़्यादा होते हैं 20%, जबकि जो आपकी पोस्ट टेंशन है उसमें लॉसेज भी कम होते हैं 15%, और आपके जो ग्रेड है वो भी 30 की ही यूज़ की जाती है M20 की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इसमें कुछ अजम्पशंस अपन मानते हैं कि होमोजीनियस या इलास्टिक होना चाहिए आपका, ओक्सलोवेलिन होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ें हैं जो मानते हैं। इसके अलावा ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके, स्ट्रेच कंसेप्ट है, ये डिज़ाइन के कुछ फॉर्मूले हैं, इसमें कंसल्टेंट में आपके काम में आते हैं। उसके बाद में देखो इसमें लॉसेज की बात करते हैं। देखो कौन से में कौन सा लॉस होता है कौन सा नहीं होता, ये सब चीज़ें हैं। प्री टेंशन में क्या है कि मतलब आपकी क्या है कि जो बार्स है, जो प्री टेंशन के लिए जो टेंडन यूज किया गया है उसको पहले से आपने खींच रखा है, स्ट्रेन की हुई है, उसके बाद में उसमें कंक्रीट डाल रहे हो तो हो जाएगा प्री टेंशन। और अगर आपने पहले कंक्रीट डाल दी, एक डक्ट छोड़ दी, उसके अंदर फिर बाद में इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करने के बाद फिर खींच रहे हो, फिर उसको कट कर रहे हो, वापस स्ट्रेस इसके अंदर आ रही है, तो वो होती है पोस्ट टेंशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर आपने पहले कंक्रीट डाली, इसका मतलब अब जब उसमें रिइंफोर्समेंट इंसर्ट करोगे तो फ्रिक्शन होगा उसके बीच, दोनों के बीच में, सीधी सी बात है। तो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज होंगे। जब आपने पहले खींच कर रख लिया फिर कंक्रीट डालो, कौन सा लॉस होने वाला है, नहीं होगा ना, इलास्टिक शॉर्टनिंग जरूर होगी। इसके अलावा कौन से लॉस किस में होंगे कौन सा नहीं होगा, ये सब चीज़ें अपन को देखने वाली है। फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, डायरेक्ट छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रिक्शन का देखो प्री टेंशन में कुछ नहीं लॉस नहीं होगा, मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा फॉर्मूला होता है P0 KX प्लस म्यू अल्फा। तो देखो KX क्या होता है, अक्स क्या है, K क्या है, म्यू क्या है, अल्फा क्या है, ये सब चीज़ें देखने वाली है। अल्फा तो आपको पता है कि ये क्या है, एंगल है आपका अल्फा, जो वैल्यूज डिपेंड करती है आपकी K की जो होती है वोबल फ्रिक्शन पे काम में आती है। 15 × 10⁻⁴ से लेके डिपेंड करता है कि कंक्रीट पे, है ना। तो उसके बाद म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इनकी वैल्यूज आप देख सकते हो 0.25 से लेके मो के, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यूज डिपेंड करती है आपके 0.15 से लेके 0.55 के बीच में लेंगे अपन।
और जैसे कॉन्क्रीट फ्रिक्शन था वैसे एनकोरेज आएगा, जो खींचने में जो प्रॉब्लम आ रही है एनकोरेज जो होगा वो भी आपके केवल पोस्ट टेंशन में होगा, प्री टेंशन में नहीं होगा। तो यहाँ कोई लॉस नहीं होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू ई एस होगा। ये फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन ये जो लॉस ऑफ ड्यू द श्रिंकेज की वजह से भी लॉस होंगे। देखो श्रिंकेज की वजह से मैंने पहले ही बताया था अभी स्टार्टिंग में कि 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू ई एस ये होता है श्रिंकेज इज 10 इंटू इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगी। तो ये होगा आपके श्रिंकेज की वजह से। और पोस्ट टेंशन में जो होता है वो होता है आपके बाद में जो होगा वो 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई log 10 t प्लस 2। टी क्या है, एज है कॉन्क्रीट की, 1 ईयर 2 ईयर वगैरह। उसके बाद में बात करते हैं अपन क्रीप की वजह से जो लॉस होंगे वो हो जाएगा 5 MFC ये हो जाएगा 5 MFC। तो ये दोनों सेम होंगे इसमें। उसके बाद में बात करते हैं लॉस ड्यू टू आपकी इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो ये होता है M इंटू एफ सी। एम क्या है, मॉडुलर रेशियो है ना। एफ सी क्या है, आपकी जो स्ट्रेस आ रही है कॉन्क्रीट में। उसके बाद देखो इसमें लॉस नहीं होगा। अब देखो इलास्टिक शॉर्टनिंग जो लॉस हो रहा है वो आपकी केवल प्री टेंशन में हो रहा है, पोस्ट टेंशन में नहीं हो रहा। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि आपके कौन सा लॉस है जो प्री टेंशन में होता है जबकि आपके पोस्ट टेंशन में नहीं होता। तो आप आंसर क्या दोगे, इलास्टिक शॉर्टनिंग कॉन्क्रीट में जो होती है उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं वो केवल प्री टेंशन में होते हैं। ये होता है रिलैक्सेशन की वजह से लॉस होता है 1 से 5%। स्टील में क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है स्टील स्ट्रेस की, तो उसकी वजह से लॉस हो जाते हैं। ये मैंने बताई थी स्टार्टिंग में कि ज़्यादा जो लॉस होंगे वो प्री टेंशन में होंगे 20%, ठीक है। आई होप अच्छा लगा होगा दोस्तों आपको ये वीडियो। इन शॉर्ट नोट्स की मदद से आप अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा आप इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल विद इंजीनियर साहब को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों।